तो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। तो यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको फुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ाऊँ ताकि यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन हमसे कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो 2026 का ये जो रिपोर्ट जारी हुआ है 2026 के लिए, ये जारी हुआ है आपका नवंबर 2025 में। इस रिपोर्ट को जारी किया गया, ठीक है, नवंबर 2025 में जारी की गई है। और ये जो जारी हुआ है ये कौन से सम्मेलन में हुआ है, तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट जो जारी की गई है ये COP30 सम्मेलन में जारी किया गया। ठीक है, COP30 सम्मेलन में जारी किया गया। COP30 सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा COP30 सम्मेलन सम्मेलन में जारी की गई। ठीक है, और ये जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था आपका ब्राजील में। ठीक है, ये COP30 सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था आपका ब्राजील। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो आपका COP30 जो है, तो COP30 में आपको याद रखना है कि इसको ये जो होता है ये क्यों होता है, ये सम्मेलन में क्या होता है। तो इस सम्मेलन में जो होता है इसमें जो सभी देश जो होते हैं ना वो जलवायु परिवर्तन पर क्या कहते हैं, वैश्विक निर्णय बनाते हैं, तो वो होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा वैश्विक निर्णय लेने के लिए जो है सारे देश जो ये होते हैं जलवायु परिवर्तन पर वो एकत्र होते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि COP30 जो होता है ये एक वार्षिक बैठक है जिसमें सभी देश जलवायु परिवर्तन वैश्विक निर्णय लेते हैं, निर्णय के लिए एकत्रित होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ये COP30 सम्मेलन जो हुआ था जिसमें जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 की जो रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसमें भारत का स्थान जो है ये 23वां था। ठीक है, अगर 2025 की बात करूँ जो ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CCPI, आपसे ये भी पूछ सकता है कि CCPPI 2026 में भारत की रैंक क्या थी, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ कि 2025 में जो है 2025 में भारत की स्थान, ठीक है, तो 2025 में जो भारत की स्थान थी वो थी आपका कितना था, 10वें स्थान पे था। ठीक है, ये जो है 10वें स्थान पे था, ये भारत जो है अभी 13 स्थान जो है ये नीचे गिर चुका है। कितना स्थान, 13 स्थान ये नीचे आ चुका है। 13 स्थान नीचे आ चुका है। ठीक है, तो ये जो है अभी इस पे बहुत खराब है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो ये रिपोर्ट जारी होता है ना 2005, ठीक है ना, 2005 से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, हर वर्ष प्रकाशित प्रकाशित किया जाता है हर वर्ष। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जारी होता है, तो ये कितने चीज़ों पे मूल्यांकन करके इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए ये 4 चीज़ों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, कितनी चीज़ों का, तो याद रखिएगा ये करता है आपके 4 जो संकेत होते हैं ना उस पे। ठीक है, तो 4 संकेत को 4 संकेतकों पर मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो ये 4 संकेत जो है ये 4 संकेत कौन-कौन से हैं, तो पहला है आपको याद रखना है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन।
ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा। इसके बाद तीसरा बात करूँ तो याद रखिएगा ऊर्जा का उपयोग करने के लिए और जलवायु नीति। ऊर्जा का उपयोग और चौथा कौन सा है? जलवायु नीति। ठीक है। तो ये चार चीजों पे मूल्यांकन करता है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। और याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है तो जो स्टार्टिंग का जो 3 स्थान है, पहला, दूसरा और तीसरा, इस 3 स्थान पे कोई भी नहीं है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि चौथे स्थान पे जो है ये डेनमार्क है। तो यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे बॉक्स में लिखा रही हूँ। ठीक है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा चौथे स्थान पे। ठीक है ना? स्थान पर कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क है। ठीक है। और याद रखिएगा जो शेष 3 स्थान है ना वो खाली है। शेष 3 स्थान खाली है। ठीक है। तो ये जो है इतना पॉइंट जो है आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लास्य और तांडव की अवधारणा किस शास्त्रीय नृत्य से विशेष रूप से जुड़ी हुई है? तो लास्य और तांडव की जो अवधारणा है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये मणिपुरी नृत्य से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि मणिपुरी नृत्य जो है, जो आपका पूर्वोत्तर भारत है ना, ये जो राज्य है आपका मणिपुर पड़ता है वहाँ, तो ये वहीं से उत्पन्न हुआ। इसमें तांडव और लास्य दोनों का मिश्रण है। ठीक है। तांडव और लास्य, तांडव जो होता है वो होता है आपके तीव्र गति और शक्ति का प्रदर्शन होता है, और लास्य जो होता है ये कोमल भक्ति और प्रेम भाव का प्रदर्शन होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है तांडव, ये शिव का नृत्य होता है। तांडव शिव का नृत्य होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो होता है ये आपके तीव्र गति और शक्ति का प्रदर्शन होता है। तीव्र गति और शक्ति का प्रदर्शन। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है वो दूसरा कौन सा है? तो पहला तो तांडव हो गया, दूसरा हो गया लास्य। तो लास्य जो है याद रखिएगा ये जो है ना ये किसका है? तो याद रखिएगा ये लास्य जो है ये आपके पार्वती का नृत्य माना जाता है। पार्वती का नृत्य माना जाता है। ठीक है। पार्वती का नृत्य माना जाता है। ये जो होता है ना ये आपके मैंने बोला है कि कोमल भक्ति और प्रेम भाव का प्रदर्शन है। ठीक है। लास्य कोमल भक्ति प्रेम भाव का प्रदर्शन। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये जो नृत्य होता है ना ये वैष्णव परंपरा पर आधारित होता है, यानी कि इसमें जो है ना और राधा और कृष्ण की प्रेम कथा को भी प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में आपको याद रखना है। पहला तो याद रखिएगा ये वैष्णव परंपरा पर आधारित होता है। वैष्णव परंपरा पर आधारित होता है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो है ना ये राधा कृष्ण की प्रेम कथा को प्रस्तुत करता है। ठीक है ना?
राधा कृष्ण के प्रेम कथा को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ये आपका ये जो लास्य और तांडव जो नृत्य है, इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है और कौन कौन सी वेशभूषा पहनी जाती है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेशभूषा के बारे में। वेशभूषा, ठीक है। तो वेशभूषा जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है नर्तकी जो पोशाक पहनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोमिन कहते हैं। ठीक है ना, उस पोशाक को क्या कहा जाता है, कोमिन। तो नर्तकी जो पोशाक पहनती है, तो याद रखिएगा नर्तकी पोशाक पहनती है जिसे कोमिन कहा जाता है। ठीक है ना। नर्तकी पोशाक पहनती है। ठीक है, नर्तकी पोशाक पहनती है जिसे कोमिन कहा जाता है। कोमिन कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे जो नर्तकी पोशाक पहनती है वो याद रखिएगा वो पोशाक कैसा होता है, तो याद रखिएगा लंबा और घेरदार स्कर्ट होता है। ठीक है ना, ये जो पोशाक होता है ये कैसा होता है, तो याद रखिएगा लंबा घेरदार स्कर्ट। घेरदार स्कर्ट होता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा पारदर्शी ओढ़नी होती है। पारदर्शी ओढ़नी, पारदर्शी ओढ़नी होती है। ठीक है, उसे ही हम कुमीन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कुमीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आप ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, लंबा घेरदार स्कर्ट है और ये जो है ना पारदर्शी ओढ़नी होती है। ठीक है, इसमें जो है अगर मैं बात करूँ तो अब हम बात करेंगे आपके वाद्य यंत्र का, कि इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो इसमें होता है आपके, हो गया मंजीरा। मंजीरा हो गया, बांसुरी हो गया। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा मृदंग हो गया और पखावज हो गया। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसका जो मणिपुरी नृत्य से प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो मणिपुरी के नृत्य के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा राजकुमार सिंह जीत सिंह जो है ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीगेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो भारत में पहली बार जो है वर्ल्ड टेनिस लीगेस का आयोजन जो है ये कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या फिर मुंबई में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बेंगलुरु के कहाँ होगा, तो याद रखिएगा एस एम कृष्णा टेनिस स्टेडियम में जो है इसका आयोजन होगा। ठीक है, बेंगलुरु के कहाँ, तो याद रखिएगा एस एम कृष्णा टेनिस स्टेडियम में। ठीक है, और इसकी जो आयोजन की तिथि है, ये तिथि आपको याद रखना है, तिथि। ठीक है, तो ये कब होगा, तो याद रखिएगा 17 से 20 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन होगा। 17 से 20 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसका जो है ये पिछला 3 आयोजन जो हुआ था वर्ल्ड टेनिस लीगेस का, वो दुबई में हुआ था। तो याद रखिएगा कि इसका पिछला आयोजन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा पिछला आयोजन जो हुआ था वो दुबई में हुआ था। ठीक है ना, पिछला आयोजन
कहाँ हुआ था? दुबई में। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है ये 3 सीजन था, जो कि ये 3 सीजन हुआ था, ठीक है ना। पिछले आयोजन जो है ना, पिछले ये कौन साल का, पिछले 3 साल, ठीक है ना। 3 साल जो आयोजन हुआ था वो दुबई में ही हुआ था, और भारत में जो ये आयोजन हो रहा है, तो भारत में जो ये आयोजन हो रहा है, तो भारत में याद रखिएगा ये चौथा संस्करण है, ठीक है। केवा संस्करण है? तो भारत में चौथा संस्करण है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें भारतीय खिलाड़ी, और आपको याद रखना है भारतीय खिलाड़ी के बारे में। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है, लेकिन आपको भारतीय खिलाड़ी के नाम याद रखने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय खिलाड़ी इसमें कौन कौन से शामिल होंगे? भारतीय खिलाड़ी, ठीक है। तो भारतीय खिलाड़ी में हो जाएंगे, जैसे कि आपको याद रखना है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना। इसके बाद आपको याद रखना है और कौन आ जाएगा? अंकित रैना। अंकित रैना, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा और कौन सा हो जाएगा? सुमित नागल। अच्छा, इसमें जो टीमें होंगी, ये जो वर्ल्ड टेनिस लीग हो रहा है, इसमें जो टीम होगी, वो टीम का नाम क्या क्या है? तो याद रखिएगा इसमें जो टीमें शामिल होने वाली है वो कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा फाल्कन्स है, हॉक्स है, काइट्स है और ईगल्स है, ठीक है। कौन कौन सी टीम है? तो याद रखिएगा फाल्कन्स। फाल्कन्स। फाल्कन्स मतलब होता है बाज, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा और कौन है? हॉक्स। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? तो इसे कहते हैं सिकड़ा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यह है काइट्स। काइट्स मतलब होता है चील। और इसके बाद याद रखिएगा ईगल। ईगल्स। ईगल्स मतलब क्या होता है? गरुड़। ठीक है, तो ये 4 टीमें हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की जो स्थापना की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस में पूछा भी गया है। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना जो ये किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है रुक्मणी देवी अरुणले, अला मर्ल्योवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति या फिर मृणाली साराभाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है ये एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुणले जो है इसने इन्होंने जो है कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी, और इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना कब की थी? तो 1936 में की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कला क्षेत्र की स्थापना। कला क्षेत्र की स्थापना 1936 में की थी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये भारत की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा में नामित किया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला जिन्हें क्या राज्यसभा में नामित किया गया था, ठीक है। जिन्हें 1952 में, ठीक है, 1952 में राज्यसभा में नामित किया गया। राज्यसभा में नामित किया गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की संस्थापक अध्यक्ष भी थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रुक्मिणी देवी अरुणले से ये भी याद रखिएगा कि ये जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया,
बोर्ड ऑफ इंडिया की संस्थापक अध्यक्ष थी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था तो 1956 में, ठीक है। 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सम्मानित सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है यामिनी कृष्ण मूर्ति के बारे में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये किससे संबंधित थी, तो याद रखिएगा ये भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अरुणले का भी संबंध है, ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम, ठीक है। और यामिनी कृष्ण मूर्ति भी जो है याद रखिएगा ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य से संबंधित है, ठीक है। भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा इनसे जो है सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी जो आत्मकथा थी, इनकी आत्मकथा क्या थी, तो इनकी आत्मकथा थी ए पैशन फॉर डांस, जो है ये इनकी आत्मकथा थी, ठीक है। तो इनकी आत्मकथा थी, आत्मकथा, ठीक है। तो इनकी आत्मकथा थी ए पैशन फॉर डांस। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इन्हें पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो इन्हें जो पुरस्कार मिला हुआ है, पहला याद रखिएगा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आपको याद रखना है इन्हें पद्म भूषण और विभूषण दोनों प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पद्म भूषण, और इसके बाद याद रखिएगा विभूषण, तो इन्हें दोनों पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो विभूषण जो है ये कब प्राप्त हुआ है, तो विभूषण इन्हें प्राप्त हुआ था 2016 में, ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति को। और पद्म श्री जो है 1968 1968 में, और पद्म भूषण जो है ये 2001 में, 2001 में जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट नेम आता है वो आता है मृणाली साराभाई का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये पूछा जाता है कि मृणाली साराभाई जो है ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा मृणाली साराभाई जो है ये आपके भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है, ये जो है आपके भरतनाट्यम और कथकली से, ठीक है। ये मृणाली साराभाई का है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गांधार कला का उत्कर्ष किस काल में हुआ था, तो गांधार कला का उत्कर्ष जो है ये आपके कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में, या फिर मुगल काल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण काल में जो है गांधार कला का उत्कर्ष हुआ था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा उस समय जो था वो पहली से चौथी शताब्दी का समय था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसका उत्कर्ष का अगर पूछे तो याद रखिएगा कि आपका पहली से चौथी शताब्दी के बीच गांधार कला का उत्कर्ष हुआ था। पहली से चौथी शताब्दी के बीच। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि गांधार किला जो है ये आपको याद रखना है, ये कला जो है ये आपके बुद्ध की मूर्तियों पर आधारित थी, ठीक है ना। बुद्ध की बुद्ध की मूर्तियों पर आधारित आधारित है, ठीक है। इसे याद रखिएगा कि ये जो गांधार कला है ना इसे हिंदू यूनानी कला भी, और ये ग्रीको रोमन और ग्रीक बौद्ध ये कला कहा जाता है, ठीक है। तो गांधार कला को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है हिंदू हिंदू यूनानी कला, या फिर हो गया आपका ग्रीको रोमन, ठीक है, कला भी कहा जाता है, कला भी कहा जाता है।
ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि गांधार कला की कुछ विशेषता होती है। जैसे कि इसकी कौन कौन सी विशेषता होती है, तो इसकी जो विशेषता होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसकी जो विशेषता होती है वो होती है कि मूर्तियों में जो है ना यथार्थवादी मानव आकृतियां होती है, ठीक है ना। मूर्तियों में जो है क्या होता है, तो याद रखिएगा इसकी जो विशेषता है, याद रखिएगा मूर्तियों में यथार्थवादी मानव आकृति होती है। आकृतियाँ होती है। अब यथार्थवादी मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उनके जो वस्त्र, उनके चित्रों में जो वस्त्र होते हैं या फिर जो आभूषण वगैरह होते हैं ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा ही वास्तविक दिखाई जाती है। इसी का मतलब होता है यथार्थवादी, ठीक है? तो यथार्थवादी मतलब क्या होता है कि जो चित्रों के जो वस्त्र होते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, कितना इसे जो है एकदम वास्तविकता से दिखाई गई कि ऐसा लगता है कि जैसे ये रियल हो। इसी का होता है यथार्थवादी। तो चित्रों चित्रों के वस्त्र में, ठीक है, वस्त्रों में, इसके बाद याद रखिएगा आभूषण, चित्रों के वस्त्र, आभूषण और भावनाएं, और भावनाएं वास्तविक दिखाई जाती है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो इसकी विशेषता के बारे में हम बात कर रहे थे, तो पहला तो ये हो गया इसकी विशेषता में कि जो मूर्तियों में क्या होती है, वास्तविकता दिखाई जाती है जितना ज्यादा हो सके उतना। इसके बाद याद रखिएगा कि इसमें जो है ना वस्त्रों की जो सलवटें होती है ना, वो रोमन टोगा जैसी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो आप सलवटें देख रहे हैं ना, ये जो होता है ना, ये आपका किसकी तरह होता है, तो सलवट्टे जो होता है रोमन टोगा जैसा, और ये पूछा भी गया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वस्त्रों में कभी कभी एग्जामिनर बहुत ये पूछ देता है, ठीक है ना, थोड़ा डीपली हो जाता है। वस्त्रों में सलवटे रोमन टोगा जैसा होता है, रोमन टोगा जैसी, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि बुध का जो चेहरा है ना, ये यूनानी के जो देवता है अपोलो से मिलता जुलता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इस जो गांधार शिला में जो होती है, गांधार कला जो होती है, उसमें बुध का चेहरा, बुध का चेहरा यूनानी देवता अपोलो से मिलता जुलता है, अपोलो से मिलता जुलता, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि इस पे जो बनाया जाता है, ये इसका जो निर्माण होता है वो सलेटी पत्थर से जो है इसका इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें जो होता है सलेटी सलेटी पत्थरों का उपयोग होता है गांधार कला में, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मूर्ति कला के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है। तो मूर्ति कला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है अम, राम किंकर वैस। तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मूर्ति कला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है, और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है। तो ये दोनों बहुत सिमिलर नाम थोड़ा थोड़ा लगता है, जो कि एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पे आपको बता देती हूँ। अगर आपसे मूर्ति कला का पूछेगा तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राम किंकर बैच। और अगर आपसे पूछा जाए कि चित्रकला में कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो चित्रकला में जो है याद रखिएगा ये है आपके राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा जो है ये कौन सी कला में प्रसिद्ध है, तो चित्रकला में।
चित्रकला में, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं राम किंकर बैस। तो राम किंकर बैस को याद रखिएगा, भारत के आधुनिक मूर्ति कला का जो है ना कलाकार कहा जाता है। तो याद रखिएगा राम किंकर बैस जो है, याद रखिएगा ये है भारत के आधुनिक मूर्ति कला के कलाकार। आधुनिक मूर्ति कला के अग्रगणी कलाकार। अग्रगणी कलाकार, ठीक है। इसके बाद याद रखिए कि ये जो है इनसे पूछा जाता है कि राम किंकर बैस जो है, इन्होंने कौन कौन सी मूर्तियां जो है इनकी सबसे प्रसिद्ध मूर्तियां। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां, ठीक है। तो इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां कौन कौन सी है? तो ऑप्शन ए हो गया संजय जोशी, गांधी जी की प्रतिमा, संजय जोशी। इसके बाद देखिएगा गांधी जी की प्रतिमा, गांधी जी की प्रतिमा, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा याचिनी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि मूर्तिकार के जो है अन्य प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं, तो मूर्ति कला की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा मूर्ति कला, ठीक है। मूर्ति कला के अन्य प्रसिद्ध कलाकार, अन्य प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है। तो मूर्ति कला के अन्य प्रसिद्ध कलाकार हो गए देवी प्रसाद राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा अनीस कपूर, और इसके बाद याद रखिएगा ये कानाई कुंजूराम, कानाई कुंजूराम, ठीक है। तो ये जो है ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है आपका कि राजा रवि वर्मा की अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो प्रसिद्ध चित्रकला है, इनकी प्रसिद्ध चित्रकला कौन कौन सी है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा शकुंतला की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ, ठीक है ना। राजा रवि वर्मा, तो इनकी प्रसिद्ध चित्रकारी कौन कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है। इनकी प्रसिद्ध चित्रकारी जो है ये आपको याद रखना है। ये है शकुंतला, शकुंतला। इसके बाद याद रखिएगा सीता हरण की, और फिर सरस्वती की। तो राजा रवि वर्मा जो है ये चित्रकला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और मूर्तिकला के क्षेत्र में राम किंकर बेंच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बनने के लिए किसने हस्ताक्षर किया? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बनने के लिए जो हस्ताक्षर किया वो रूस ने किया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसे कब शुरू किया गया, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी और क्यों हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इसकी स्थापना हुई थी 2024 में हुआ था, और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना उसकी 50वीं वर्षगांठ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर 50वीं वर्षगांठ पे।
ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है, मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जब इसकी स्थापना हुई थी तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके पहले अध्यक्ष थे भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव कौन है? तो याद रखिएगा भूपेंद्र यादव जो है ये पर्यावरण मंत्री है। ठीक है, भूपेंद्र यादव कौन है? पर्यावरण, पर्यावरण मंत्री। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसमें क्या है ना, बिल्ली की 7 प्रजातियों का संरक्षण करना है, ये उसका उद्देश्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? बिल्लियों की 7 प्रजातियों का संरक्षण। बिल्लियों के 7 प्रजातियों का, बिल्लियों के 7 प्रजातियों का संरक्षण। अब बिल्लियों के 7 प्रजातियों जो है वो कौन कौन से है ये आपको याद रखना है। तो पहला हो गया चीता, इसके बाद हो गया आपका शेर, इसके बाद आपका हो गया बाघ। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका तेंदुआ, इसके बाद हो गया आपका हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ लद्दाख में पाया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा और आपका हो गया जैगवार, जैगवार। ठीक है, एंड उसके बाद आपको याद रखना है प्यूमा। तो ये 7 प्रजाति हो गई, चीता 1, शेर 2, बाघ 3, तेंदुआ 4, हिम तेंदुआ 5, जैगुआर 6 और प्यूमा 7। तो ये 7 प्रजाति जो बिल्ली की, इसका संरक्षण करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर तथा गिलगित को जोड़ता है? तो श्रीनगर तथा गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर तथा गिलगित को जोड़ता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4100 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है बुर्जिल दर्रा की, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 4100 मीटर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको कुछ दर्रा लिखाऊंगी जो उसके राज्य लिखाऊंगी। ठीक है ना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे बनियाल दर्रा, बनियाल दर्रा जो है ना ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। ठीक है, तो बनियाल दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है? तो याद रखिएगा ये जोड़ता है, आपको ध्यान रखना है, श्रीनगर को, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, जम्मू से जोड़ता है। तो ये दर्रा जो है ये आपका कहाँ है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो है जोजिला दर्रा, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है? तो याद रखिएगा श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दर्रा है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि जोजिला दर्रा जो है ये आपका कहाँ है? तो जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में, तो सीधे मैं जम्मू कश्मीर लिख देती हूँ। बनियाल दर्रा जो है ये भी आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। और काराकोरम दर्रा की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं तो याद रखिएगा कुछ दर्रे के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला याद रखिएगा नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा नाथुला दर्रा जो है ये है आपका सिक्किम में, सिक्किम में। ठीक है, और नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है तो याद रखिएगा ये भारत और चीन का व्यापार मार्ग है। ठीक है, भारत चीन का व्यापार मार्ग, भारत चीन का
व्यापार मार्ग, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है जो कि है आपका जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा, ठीक है। तो ये जो दर्रा है ये आपका कहाँ है, तो जलेपला दर्रा जो है ये भी आपका सिक्किम में है। और ये दर्रा किसको जोड़ता है, तो ये दर्रा जोड़ता है आपको दार्जिलिंग को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। ये दर्रा जो ये किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा ये दर्रा जोड़ता है दार्जिलिंग को तिब्बत से। तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा और दर्रा, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि बारह लाचा दर्रा कहाँ है, बारह लाचा दर्रा। तो बारह लाचा दर्रा जो है ये कहाँ है, तो बारह लाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा आपका जो है लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में, ठीक है। ये कहाँ है, ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा उत्तराखंड में दो दर्रा और है, एक माना दर्रा याद रखिएगा और दूसरा याद रखिएगा नीति दर्रा, ठीक है। ये आपके उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि पेंच टाइगर रिजर्व से भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन कहाँ होगा। तो पेंच टाइगर रिजर्व से भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन होगा, मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा या फिर पश्चिम बंगाल में होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा पेंच टाइगर रिजर्व से जो है ये भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन जो होगा ये कब होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है स्थानांतरण की तारीख। एकदम मैं क्लियरली लिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। स्थानांतरण की तारीख। स्थानांतरण की तारीख कब है, तो ये है 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 के बीच। 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 के बीच। अच्छा, पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ है, तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये आपका मध्य प्रदेश में और यहाँ से स्थानांतरित होकर कहाँ जाएगा, राजस्थान में। तो राजस्थान के कौन से टाइगर रिजर्व में, तो राजस्थान का जो तीसरा टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है याद रखिएगा ये राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है। तीसरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2022 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना 2022 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और याद रखिएगा ये राजस्थान का पहला इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, राजस्थान का पहला इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में 10 दिवसीय संगाई फेस्टिवल 2025 कहाँ शुरू हुआ था? तो 10 दिवसीय संगाई फेस्टिवल 2025 जो शुरू हुआ था, ये मणिपुर में हुआ था, त्रिपुरा में, मेघालय में या फिर मिजोरम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये हुआ था आपके संगाई फेस्टिवल मणिपुर में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगाई फेस्टिवल जो है ना, ये मणिपुर का जो राज्य पशु है ना, संगाई हिरन, उसी के नाम पर जो है ये उत्सव है। ठीक है, तो संगाई जो है याद रखिएगा, मणिपुर का राज्य पशु, मणिपुर का राज्य पशु संगाई हिरन के नाम पर। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो आयोजन हुआ है ये 10 दिवसीय है, तो कब से कब तक हुआ है? तो संगाई फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ है ये 21 से 30 नवंबर के बीच, 30 नवंबर तक। ठीक है, आयोजन हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है इसका आयोजन जो है ये स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा मणिपुर के इम्फाल में, इम्फाल में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, मणिपुर के इम्फाल में। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा 2010 से इसे संगाई फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। 2010 से पहले, 2010 से पहले इसे टूरिज्म फेस्टिवल कहा जाता था। ठीक है ना, टूरिज्म फेस्टिवल कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है जैसे कि मणिपुर, तो मणिपुर का और कौन-कौन सा फेस्टिवल है? तो मणिपुर के फेस्टिवल की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, जैसे लाई हरोबा, लाई हरोबा ये मणिपुर का फेस्टिवल है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा या ओसांग, या ओसांग। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा और कौन सा हो गया, ये गान नगाई। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा और कौन सा हो गया, कूट फेस्टिवल। ये सब है ना मणिपुर का है। ठीक है, कूट फेस्टिवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाल ही में 56वें IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। इसका संबंध किस देश से है? ठीक है ना, तो ये जो है आई 56वें IFFI के में जो फिल्म स्किन ऑफ यूथ है, इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। तो ये कौन से देश के है? तो ये है आपके वियतनाम के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका जो स्किन ऑफ यूथ को जो गोल्डन पीकॉक मिला है, ये जो फ़िल्म है ना, ये वियतनाम से संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि जो इसके निर्देशन है ना, वो वियतनामी फ़िल्मकार है। ठीक है? तो याद रखिएगा, निर्देशक वियतनामी फ़िल्मकार। ठीक है ना? जिसका नाम क्या है? एस मे फेयर। एस मे फेयर ने किया। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो हुआ है तो इसका स्थान भी याद रख लीजिएगा। तो ये कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा ये हुआ है गोवा में। ठीक है ना? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसका जो ये हुआ था वो डेट आपको याद रखना है। तो डेट आपको याद रखना है 20 से 28 नवंबर 2025। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं खेल के क्षेत्र की बात करूँ तो याद रखिएगा खेल के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो पहले मैं इसके बारे में बात कर लेती हूँ, उसके बाद आपको याद रखना है। सबसे पहले खेल के में, तो खेल में कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो पहला हो गया अर्जुन पुरस्कार। पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा आपका और कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। एक ही बार में मैं पूरा क्लियर करा देती हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। तो खेल में कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार जो है ये कब से दिया जा रहा है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 से 61 से दिया जा रहा है, ठीक है, 1961 से दिया जा रहा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ तो 1985 से दिया जा रहा है, ठीक है। ये कब से दिया जा रहा है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है ना, 1985 से। और ध्यानचंद पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ तो ये 2002 से दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये अ, कौन सा साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार मिलता है, तो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है पहला सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, याद रखिएगा ये साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। इसके बाद याद रखिएगा और कौन सा मिलता है आपका, तो जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये कब से दिया जा रहा है, तो याद रखिएगा यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की वो 1961 में हुई थी, और सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है ना। स्थापना कब हुई थी, 1961 में, और साहित्य अकादमी की 1954 में, ठीक है। और याद रखिएगा ये सर्वोच्च साहित्य सम्मान है ज्ञानपीठ, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में, तो कलिंग पुरस्कार जो है, याद रखिएगा कलिंग पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। कलिंग पुरस्कार, ठीक है। और संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार। अब ग्रैमी पुरस्कार की बात करेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 1959 को पहली बार ये आयोजित हुआ था आपका ग्रैमी पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत जो है ये कब हुई थी, शुरुआत तो 1959 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इससे प्रश्न पूछा जाता है कि पहले भारतीय कौन है और पहली महिला भारतीय कौन है, ठीक है। तो पहले भारतीय, पहले भारतीय, पहले भारतीय विजेता। तो पहले भारतीय विजेता जो है याद रखिएगा ये है पंडित रवि किशन, ठीक है ना, पंडित रवि किशन। पंडित रवि किशन कौन है, जो कि आपके सितार वादक है, ठीक है। पंडित रवि किशन जिन्हें ये पुरस्कार कब मिला था, तो पंडित रवि किशन को ये पुरस्कार मिला था आपके क्या कहते हैं वो कौन सा डेट था, 1968 में, ठीक है। 1968 में मिला था। और ये जो है कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये सितार वादक है, सितार वादक। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इस साइड बॉक्स में लिख देती हूँ, ठीक है ना, इस साइड। तो पहली महिला ग्रैमी पुरस्कार विजेता कौन है, पहली महिला ग्रैमी पुरस्कार विजेता, ग्रैमी पुरस्कार विजेता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वो है तन्वी शाह, ठीक है। जिन्हें ये पुरस्कार मिला था कब, तो इन्हें ये पुरस्कार 2010 में मिला था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि ग्रैमी पुरस्कार का अभी हाल ही में जो आयोजन हुआ है, तो ये जो है 67वां आयोजन हुआ था ग्रैमी पुरस्कार का, जो कि ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 2 फरवरी 2025 को, ठीक है ना। 67वां था 2 फरवरी 2025 को,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखी है? तो प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड जो है ये किसने लिखी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर के नारायण। आर के नारायण ने जो है द प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड लिखा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आर के नारायण की और कौन कौन सी उपन्यास है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे कि आपका हो गया स्वामी एंड फ्रेंड जो है इन्होंने ही लिखा है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा और इन्होंने कौन सा लिखा है, तो याद रखिएगा वेटिंग फॉर द महात्मा जो है इन्होंने ही लिखा है, वेटिंग फॉर द महात्मा। वेटिंग फॉर द महात्मा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है चेतन भगत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो चेतन भगत के बारे में याद रखिएगा कि 5 पॉइंट्स ऑफ समवन जो है इन्होंने ही लिखा है, 5 पॉइंट्स ऑफ समवन। 5 पॉइंट्स ऑफ समवन, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा टू स्टेट, इन्होंने ही लिखा है। इसके बाद याद रखिएगा द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, इन्होंने ही लिखा है, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ठीक है। इसके बाद और इन्होंने लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हाल्फ गर्लफ्रेंड, ठीक है ना। द हाफ गर्लफ्रेंड जो है इन्होंने ही लिखा है, गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं, तो याद रखिएगा अरुंधति रॉय, तो इन्होंने जो है कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, इन्होंने ही लिखा है, ठीक है, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स। और इनके लिए जो है इन्हें 1997 में बुकर पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। 1997 में जो है याद रखिएगा बुकर पुरस्कार मिला था, बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 से 26 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में जो है 125वां, 128वां, 131वां या फिर जो है 135वां, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 131वां जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वारली चित्रकला किस जनजाति की पारंपरिक कला है? तो वारली चित्रकला जो है ये किसकी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वारली जनजाति की। और वारली जनजाति आपका कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा ये वारली जनजाति जो है ये आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। यह जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। अब आ जाते हैं वारली चित्रकला के बारे में। तो वारली चित्रकला के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वारली चित्रकला जो होती है इसमें इसका जो सबसे प्रमुख रंग जो होता है, ठीक है ना, यानी कि मुख्य रंग इसका क्या होता है? तो ये याद रखिएगा कि इसका जो मुख्य रंग होता है वो होता है सफेद, ठीक है ना, मुख्य रंग। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं मुख्य रंग होता है कैसा? सफेद होता है। और ये जो सफेद रंग जो होता है ना ये किससे बनाई जाती है? तो चावल के पेस्ट और पानी से तैयार की जाती है। जो चावल का पेस्ट होता है ना उससे, चावल के पेस्ट से इसे तैयार की जाती है, ठीक है, पेस्ट से। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसकी जो पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, ठीक है। तो इसकी पृष्ठभूमि जो है ये कैसी होती है? तो इसकी पृष्ठभूमि या तो लाल होगी, ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हैं लाल है ना, लाल होगी, या फिर जो है भूरी है, ठीक है, या गेरुए रंग की, गेरुए रंग की, मिट्टी की दीवार।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो पहला तो मुख्य रंग हो गया, फिर पृष्ठभूमि हो गया, फिर इसके बाद आपको आकार याद रखना है। आकार इसका कैसा होता है ये याद रखिएगा, तो ज्यामितीय आकार होता है, ठीक है ना। इसका आकार कैसा होता है, ज्यामितीय आकार। ज्यामिति आकृतियाँ होती है, ज्यामितीय आकृतियाँ, जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि इसमें आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है ना, त्रिभुज का भी होता है, वर्ग होता है, इसके बाद याद रखिएगा वृत्त होता है, ये सब इसका आकार होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चित्रकला लिखाऊंगी और उससे संबंधित राज्य लिखाऊंगी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। जैसे कि मधुबनी चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुबनी, मधुबनी चित्रकला, ठीक है। इसके बाद जो है और आपको कौन सा याद रखना है, पटचित्र, ये कहाँ का है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है आपका गोंड चित्र कला, गोंड चित्रकला। इसके बाद याद रखिएगा कलमकारी, कलमकारी, ठीक है। और इसके बाद याद रखिएगा फट चित्रकला और गोंड चित्रकला। ये सारी चित्रकला ये, ठीक है, ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ मधुबनी चित्रकला जो है ये कहाँ का है, तो मधुबनी चित्रकला जो है ये आपके बिहार का है। पट चित्र की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कहाँ का है, तो ये आपके ओडिशा का है, ठीक है, ओडिशा का है। इसके बाद गोंड चित्रकला की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। इसके बाद कलमकारी की बात करूँ तो ये है आपके आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। और फट चित्रकला के बारे में अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा है, तो संस्कृत व्याकरण किसने लिखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कालिदास ने, पाणिनि ने, आर्यभट्ट ने, या फिर जो है चरक ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये पाणिनि ने, ठीक है ना। तो पाणिनि ने जो है संस्कृत व्याकरण लिखा था, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अष्टाध्यायी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ठीक है। और याद रखिएगा ये 8 अध्यायों में विभाजित था, अध्यायों में विभाजित था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो है ये संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है ना। ये आपका क्या था, जो है ये अष्टाध्यायी जो है ये आपका जो है याद रखिएगा ये संस्कृत व्याकरण ग्रंथ था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है चरक। तो चरक ने जो है कौन सा लिखा है, चरक संहिता, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये कौन सा हो गया, कालिदास। तो कालिदास ने जो है कौन कौन सी इसकी रचना की है, तो याद रखिएगा कालिदास का बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेघदूत सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मेघदूत की रचना किसने की है, मेघदूत की रचना कालिदास ने की है, ठीक है। इसके बाद और आपको याद रखना और कौन सा हो गया, कुमार संभव, कुमार संभवम, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा और कौन सा है पुस्तक इनका, तो इसके बाद और आपको याद रखना है रघुवंशम, रघुवंशम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कौन सा बांध भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है, तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो है ये कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कृष्णा राजा सागर बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, या फिर तुंगभद्रा बांध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा राजा सागर बांध, या सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध जो है ये सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके बारे में हम अगर बात करें तो याद रखिएगा ये टिहरी बांध जो है ये आपका कहाँ है, तो याद रखिएगा ये है आपके उत्तराखंड राज्य में है,
उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये आपके कौन से नदी पर बना हुआ है, तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भागीरथी पर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी ऊंचाई, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 260 मीटर, ठीक है ना। ऊंचाई 260 मीटर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसकी ऊंचाई जो है 260 मीटर है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और इसके बाद जो है इसकी लंबाई भी याद रखिएगा 575 मीटर, 575 मीटर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका कृष्णा राजा सागर बांध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है ना आपका कौन से राज्य में है, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा ये बांध जो है ये आपका कर्नाटक में, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये है आपके कावेरी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। कौन सी नदी पर, कावेरी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसका निर्माण जो है 1932 में जो है ये पूरा हुआ था, ठीक है। तो इसका निर्माण पूरा कब हुआ था, 1932 में पूरा हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसकी लंबाई और ऊंचाई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसकी लंबाई, ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 2621 मीटर, इसकी लंबाई है 2621 मीटर। और ऊंचाई जो है इसकी कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 39 मीटर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाते हैं जैसे कि तुंगभद्रा बांध के बारे में बात करते हैं। तो तुंगभद्रा, ठीक है। तो तुंगभद्रा बांध के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है कौन सी नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर है। पहले तो याद रखिएगा ये कौन सी नदी पर निर्मित है, तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा जो है ये किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा नदी पर निर्मित है, ठीक है। और तुंगभद्रा नदी पर निर्मित है तो ये जो है किसकी सहायक है, तो कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है इसकी लंबाई और ऊंचाई याद रखिएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुंगभद्रा की अगर मैं बात करूँ लंबाई, और इसके बाद याद रखना है ऊंचाई। तो लंबाई और ऊंचाई, तो लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 49.5 मीटर। और इसकी जो लंबाई है वो है 2.4 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 31 दिसंबर 2026 तक भारतीय डेविस कप टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया। तो 31 दिसंबर 2026 तक जो है ये भारतीय डेविस कप टीम का कप्तान जो है ये किसे नियुक्त किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहित राजपाल को। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो अखिल भारतीय टेनिस संघ है ना, अखिल भारतीय टेनिस संघ, अखिल भारतीय टेनिस संघ, ठीक है। तो अखिल भारतीय टेनिस संघ ने जो है इसकी घोषणा की है। घोषणा किसने की है, अखिल भारतीय टेनिस संघ ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ एक चीज और याद रखिएगा कि अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर, इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। और याद रखिएगा इसका जो डेविस कप टीम के कप्तान जो है रोहित राजपाल, इनका टाइम जो बढ़ा है वो कब तक बढ़ा हुआ है, तो इनका टाइम जो बढ़ा हुआ है वो 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला है कि जो महिला अभी ग्रैंड मास्टर बनी है वो 27वीं, अब तक की 27वीं ग्रैंड मास्टर महिला बनी है। तो वो कौन है? 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईसा शर्मा। और याद रखिएगा ये नवंबर 2025 में बनी है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बनी कब है 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर? तो यह देखिएगा नवंबर 2025 में, ठीक है। और याद रखिएगा ये भारत की 27वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, लेकिन ये कर्नाटक की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, ठीक है। कर्नाटक की पहली महिला ग्रैंड मास्टर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर, ठीक है। तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजय लक्ष्मी, एस विजय लक्ष्मी, ठीक है। और ये कब बनी थी? तो 2001 में, ठीक है ना। और ये पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पिथौरा चित्रकला में पिथौरा रंग बनाने के लिए दूध के साथ किसका उपयोग किया जाता है? तो पिथौरा चित्रकला में पिथौरा रंग बनाने के लिए जो है ये दूध के साथ महुदा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महुदा जिसे क्या कहा जाता है? जिसे महुआ भी कहा जाता है, ठीक है। महुदा जिसे महुआ भी कहा जाता है, महुआ भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो पिथौरा चित्रकला जो होती है ये एक प्रकार की भित्ति चित्रकला होती है, ठीक है ना। ये पिथौरा चित्रकला जो है ये कैसी चित्रकला है? ये भित्ति चित्रकला है, भित्ति चित्रकला। और भित्ति चित्रकला क्या होती है? जो गीली दीवारों पे की जाती है, गीली दीवारों पर की जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये जो चित्रकला है ये खासकर कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है ये चित्रकला? तो याद रखिएगा ये चित्रकला जो किया जाता है ये भील और जो है आपके रठवा जनजाति के द्वारा, ठीक है ना। भील और राठवा जनजाति द्वारा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये जो भील जनजाति और रठवा जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके गुजरात और मध्य प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है, गुजरात और मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसमें जो प्रमुख रंग होता है यानी कि इसमें कौन कौन से रंग का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? तो याद रखिएगा इसमें सबसे ज्यादा जिस रंग का उपयोग होता है वो होता है सफेद, हरा, पीला और नीला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में जो है सबसे लोकप्रिय त्योहार जो है ये वो गुड़ी पड़वा है, ओणम है, बिहू है या फिर पोंगल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोंगल। पोंगल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोंगल जो है ये तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय त्योहार है, लेकिन पोंगल जो है ये नववर्ष नहीं है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का नववर्ष जो होता है वो पुथंडू होता है, लेकिन सबसे लोकप्रिय त्योहार होता है पोंगल। पोंगल अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जनवरी में मनाया जाता है ये फेस्टिवल, जनवरी में मनाया जाता है।
इसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें जो है ना, ये फेस्टिवल जो होता है, ये 4 दिनों तक चलता है। ठीक है, ये कितने दिनों तक चलता है? 4 दिनों तक। 4 दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है और हर दिन जो है ये अलग अलग मनाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, पहला हो गया आपका भोगी पोंगल। पहला दिन जो होता है वो कौन सा होता है? पहला दिन होता है आपका भोगी पोंगल। भोगी पोंगल। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा आपका हो जाता है मट्टू पोंगल। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद जो है याद रखिएगा सूर्य पोंगल और कन्या पोंगल। ठीक है। तो ये चार जो है ये मनाया जाता है, जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो तमिलनाडु का जो है ना, ये फसल उत्सव है। ठीक है ना, ये जो पोंगल है ना, ये एक फसल उत्सव है। फसल उत्सव। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गुड़ी पड़वा, तो ये महाराष्ट्र का नववर्ष है। महाराष्ट्र का नववर्ष है। ठीक है। इसके बाद ओणम की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये केरल का त्योहार है। ओणम केरल का। बिहू जो होता है ना, वो केरल का नववर्ष होता है। ठीक है ना, बाकी ये केरल का फेस्टिवल है। और बिहू जो है याद रखिएगा, ये भी आपके जो है, बिहू जो है, सॉरी, ये असम का है। केरल का जो नववर्ष होता है वो कौन सा है? तो केरल का जो नववर्ष है वो विशु है। ठीक है ना, और बिहू जो है ये असम का नववर्ष है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इस क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है कि केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो केंद्र सरकार ने जो है ये निम्नलिखित में से कौन सा भाषा है? भोजपुरी, गुजराती, तमिल या फिर मराठी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो केंद्र सरकार ने जो है टोटल, याद रखिएगा, 11 जो भाषा है ना, 11 शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया। ठीक है ना, 11 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, शास्त्रीय भाषा। ठीक है। तो 11 शास्त्रीय भाषा है, तो कौन कौन सी 11 शास्त्रीय भाषा है? तो पहला हो गया आपका तमिल। ठीक है, तमिल हो गया। इसके बाद याद रखिएगा दूसरा आपका कौन सा हो गया? संस्कृत। तो पहले जो था ना वो 6 भाषा था। ठीक है, संस्कृत। इसके बाद कन्नड़। इसके बाद याद रखिएगा तेलुगु। इसके बाद आपका हो गया मलयालम। मलयालम। एंड देन आपको याद रखना है ओडिया। तो पहले जो था ना वो ये इतनी भाषा को ना शास्त्रीय दर्जा मिला था। जैसे तमिल को मिला था 2004 में मिला था, संस्कृत को मिला था 2005 में, कन्नड़ की अगर मैं बात करूँ तो इसे मिला था 2008 में, और तेलुगु को भी मिला था 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा। मलयालम को मिला था 2013 में, और ओडिया को मिला था 2014 में। उसके बाद जो है 2014 में इसे मिला था। उसके बाद 2024 आया था। तो 2024 में याद रखिएगा, 2024 में 5 भाषाएं जो थी उसे शास्त्रीय दर्जा दिया गया था। 5 भाषाओं को, 5 भाषाएं। तो कौन कौन सी वो 5 भाषा थी? तो याद रखिएगा 2024 में एक तो हो गया आपका मराठी। ठीक है। दूसरा हो गया आपका पाली। तीसरा हो गया आपका प्राकृत। ठीक है। इसके बाद चौथा हो गया आपका असमिया। और पांचवा हो गया आपका बांग्ला। ठीक है। तो ये जो है ना आपका, इसमें मराठी दिया हुआ है तो इसे मैं हटा देती हूँ। ठीक है, इसको आप ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं लिख लीजिएगा, तभी ये करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि मराठी को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है कब? 2024 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि राजस्थानी और पहाड़ी कला किन विधाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थानी और पहाड़ी कला जो है याद रखिएगा संगीत के लिए, नृत्य के लिए, मूर्ति के लिए या फिर चित्रकारी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा चित्रकारी के लिए। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थानी और पहाड़ी कला की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम राजस्थानी चित्रकला की बात करते हैं। तो इसकी जो है राजस्थानी चित्रकला जो होती है इसकी शैलियाँ होती है, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थानी चित्रकला। ठीक है, तो राजस्थानी चित्रकला की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसकी शैलियाँ कौन-कौन सी है? शैलियाँ। ठीक है, तो इसकी शैलियाँ हो गई मेवाड़, मारवाड़, किशनगंज, बूंदी। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि इसमें जो विषय होता है वो राधा कृष्ण का विषय होता है। विषय राधा कृष्ण। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा इसमें जो है ना इसकी जो विशेषता होती है वो होती है चमकीले रंग और सोने की परत होती है और छोटा चित्र होता है, मीन्स लघु चित्र। ठीक है, तो इसकी विशेषता की अगर मैं बात करूँ तो विशेषता भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजस्थानी चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, तो विशेषता आपको याद रखना होगा। जैसे कि अगर मैं विशेषता की बात करूँ तो जैसे आपको याद रखना है चमकीले रंग होते हैं इसकी। इसकी विशेषता है चमकीले रंग। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा सोने की परत। सोने की परत। इसके बाद जो इसका जो विशेषता होता है ये क्या होता है? लघु चित्र होता है। ठीक है ना, ये ज्यादा बड़ा चित्र नहीं होता है, छोटा चित्र होता है। इसके बाद पहाड़ी कला। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहाड़ी कला की विशेषता। तो पहाड़ी कला के बारे में जानेंगे। तो पहाड़ी कला के बारे में आपको क्या याद रखना है? जैसे कि इसकी जो शैलियाँ होती है पहाड़ी कला की शैलियाँ। तो इसकी जो शैलियाँ होती है वो कौन कौन सी होती है? तो इसकी शैलियाँ होती है कांगड़ा। ठीक है, इसके बाद गढ़वाल। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि इसमें जो है ना इसका जो विषय होता है, इसका विषय क्या होता है? ठीक है ना, इसका भी विषय और विशेषता मैं लिखाऊंगी। ठीक है, तो पहले हो जाएगा विषय और फिर लिखाऊंगी इसकी विशेषता। ठीक है, तो याद रखिएगा जो विषय है ना वो होता है श्रृंगार रस। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा देवी देवता। ठीक है, विशेषता की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसमें जो विशेषता होती है वो होता है कोमल रंग। कोमल रंग। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा ये इसका होता है भावनात्मक होता है। भावनात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। इस क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जहां पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है? तो दुधवा वाटर रिजर्व जो है ये कौन से राज्य में है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पहली बार जो है ना रेनबो वाटर स्नेक पाया गया, तो ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है ना ये आपके उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। ठीक है, यूपी के याद रखिएगा यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी दुधवा टाइगर रिजर्व की जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1987 में जो है याद रखिएगा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि इस राष्ट्रीय उद्यान में जो प्रसिद्ध जीव सब है वो कौन कौन से है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसमें प्रसिद्ध जीव जो है ये है बाघ। इसके बाद याद रखिएगा गैंडा, हाथी एंड हिरन।
ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो आपका पहली बार जो रेनबो वाटर स्नेक जो पाया गया है, याद रखिएगा ये खोजा इसका जो खोजा गया था ये कब हुआ था? तो इसकी खोज हुई थी आपको याद रखिएगा नवंबर में, ठीक है? नवंबर 2025, ठीक है? और बफर जोन में किया गया था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड में आपका जिम कार्बोनेट है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व है, एंड बिहार की तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, एंड मध्य प्रदेश की पेंच हो गया, कान्हा हो गया। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि टोडा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु में, राजस्थान में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में कहाँ निवास करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ, याद रखिएगा टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु का जो नीलगिरी पर्वत है ना, वहाँ निवास करता है। नीलगिरी पर्वत, ठीक है ना? और याद रखिएगा ये जो है ये भैंस का पालन करती है, ठीक है ना? ये जो है किसका पालन करती है? तो भैंस का। इसके बाद अगर मैं बात करूँ राजस्थान, तो राजस्थान में जो है कौन-कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो मीना जनजाति जो है ये राजस्थान में पाई जाती है। मीना हो गया, भील हो गया, इसके बाद याद रखिएगा सहरिया हो गया, ये सब जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ ओडिशा, तो ओडिशा में कौन-कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ओडिशा में हो गया आपका खोंड हो गया, सौरा हो गया, ठीक है ना? सौरा हो गया, खोंड जनजाति हो गई, ठीक है? इसके बाद याद रखिएगा जुआंग जनजाति, जुआंग जनजाति भी जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जुआंग, ठीक है? ये पाया जाता है आपका ओडिशा में। एंड देन आते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जो है कौन सी? गोंड जनजाति। इसके बाद याद रखिएगा बैगा, ठीक है? भील, ये सब जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। इस क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि बैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक डैश को 2022 में पद्म श्री पुरस्कार मिला। तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि बैगा समुदाय के ये आदिवासी नर्तक है, ठीक है? बैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक है जिन्हें 2022 में पद्म श्री मिला हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अर्जुन सिंह धुर्वे जो थे इन्हें मिला था, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? और इन्हें जो है 2022 में पद्मश्री मिला था, जो कि यहाँ पे आपको लिखा ही हुआ है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय डैश वादक थे। तो पंडित किशन महाराज जो है ये कौन से वादक थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित किशन महाराज जो है ये आपके तबला वादक थे, ठीक है? तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो थे पंडित किशन महाराज ये कौन से घराने के थे? तो याद रखिएगा बनारस घराने के थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बनारस घराने के। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो इन्हें सम्मान मिला हुआ है, तो इन्हें दो सम्मान मिला है, ठीक है? पहला तो याद रखिएगा इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक है? इन्हें पद्मश्री, और दूसरा सम्मान आपको याद रखना है पद्म विभूषण, ओके? तो पद्मश्री की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें जो पुरस्कार मिला है 1984 में इन्हें पद्मश्री मिला है, और पद्म विभूषण 2002 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो तबला वादक में और कौन-कौन से, तो जैसे जाकिर हुसैन सबसे प्रसिद्ध तबला वादक है, जाकिर हुसैन हो गया, ठीक है? इसके बाद याद रखिएगा अल्लाह रखा हो गया, अल्लाह रखा। इसके बाद याद रखिएगा साबिर खान, तो साबिर खान भी जो है याद रखिएगा ये आपके कौन है? तो ये है तबला वादक, ठीक है? इसके बाद आ जाते हैं सितार वादक पे, तो सितार वादक में हो गए आपके पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, ठीक है? इसके बाद याद रखिएगा और कौन से हो गए? तो याद रखिएगा और आपको याद रखना है उस्ताद विलायत खां, उस्ताद विलायत, विलायत खान,
ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा और कौन से हो गए, अनुष्का शंकर जो कि पंडित रविशंकर की बेटी है, अनुष्का शंकर। ठीक है। और यहाँ पे जगह नहीं है तो सारंगी वादक के मैं नाम बोल देती हूँ। सारंगी वादक के जैसे पंडित राम नारायण का बहुत ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है। शकूर खान, ये जो है आपके सारंगी वादक है। बांसुरी वादक में अगर मैं बात करूँ तो हरिप्रसाद चौरसिया, ये जो है आपके बांसुरी वादक है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि काली घाट चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो काली घाट चित्रकला जो है ये किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा काली घाट चित्रकला जो है, याद रखिएगा ये जो है पटुआ समुदाय द्वारा जो है ये चित्रकला विकसित हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन से समुदाय द्वारा विकसित हुआ था, पटुआ समुदाय द्वारा विकसित हुआ था, विकसित। ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये कागज पे बनाई जाती है। ये चित्रकला जो है किस पे बनाई जाती है, तो ये चित्रकला जो है कागज पर बनाई जाती है। ठीक है, कागज पर बनाई जाती है। एंड अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये इस पे जो है कौन से कलर का प्रयोग होता है, तो जो वाटर कलर होती है ना, वाटर कलर का प्रयोग होता है। ठीक है, वाटर कलर का प्रयोग होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो होती है इसकी भी पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूँ कि इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, तो याद रखिएगा इसकी पृष्ठभूमि जो होती है वो होती है सफ़ेद। ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ याद रखिएगा कि वाटर कलर का जो उपयोग होता है तो इसमें ना खासकर किस ब्रश का, तो मोटी ब्रश का प्रयोग होता है। ठीक है, मोटी ब्रश का प्रयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 2025 में किस भारतीय पार्क को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये आपका कहाँ है, तो माधव टाइगर रिजर्व जो है ये आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये आपके मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, भारत का 58वां है लेकिन मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि 1958 यानी कि 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था इसे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1958 में, 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और आपका सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है और रणथंभौर राजस्थान में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका है राजस्थान में। इसके बाद सुंदरवन जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये आपका कहाँ है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व में एक ही चीज याद रखिएगा कि 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि रेंगमा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो रेंगमा लोक नृत्य जो है ये आपके राजस्थान, नागालैंड, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेंगमा जो है ये आपके नागालैंड से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि राजस्थान से कालबेलिया नृत्य संबंधित है। ठीक है, राजस्थान से कालबेलिया, कालबेलिया हो गया, भवई हो गया, तेरह ताली हो गया,
ये सब जो है घूमर हो गया, ये सब जो है किससे संबंधित है, राजस्थान के लोक नृत्य हो गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कीर्तन हो गया, छऊ हो गया, ये सब जो है ना ये पश्चिम बंगाल का हो गया, ठीक है। बिहार की अगर मैं बात करूँ तो विदेशिया हो गया, विदेशिया। और इसके बाद झिझिया, ठीक है ना। इसके बाद याद रखिएगा जाट जाटिन, सामा चकवा, ये जो है ना ये सब बिहार का लोक नृत्य हो गया, ठीक है। तो गाइज आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।